डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। पार्ट 1। देवगढ़ चारों ओर पहाड़ों और खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ एक अत्यंत ही सुंदर सा राज्य था। कल कल बहती हुई स्वच्छ नदियां, बाहें फैलाए खुला आकाश, जो उस राज्य की सुंदरता को और भी अधिक निखार रहा था। लोगों की चहलकदमी से आसपास चहल पहल थी और समस्त लोग अपने अपने कार्य करने में व्यस्त थे। देवगढ़ एक छोटा किंतु संपन्न राज्य था। वहां के महाराज शिवादित्य बहुत ही सौम्य और अच्छे व्यक्ति थे, जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे, और इसीलिए उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत अधिक पसंद करती थी और उनका बहुत सम्मान भी करती थी। देवगढ़ की महारानी अवंतिका भी एक बहुत ही भली और शालीन महिला थी, जो हर किसी की चिंता करती थी और सभी से अच्छे से व्यवहार करती थी, जिससे सभी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। महाराज शिवादित्य और महारानी अवंतिका के शासन में देवगढ़ बहुत ही अच्छे से फल फूल रहा था और उनके इस सुंदर से जीवन में चार चांद लगाने के लिए थी उनकी प्यारी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रतिप्रिया। राजकुमारी रतिप्रिया एक 18 वर्ष की युवा और अत्यंत ही सुंदर युवती थी। राजकुमारी रतिप्रिया का सौंदर्य इतना असीम था कि उनके सामने अप्सरा भी फीकी पड़ जाए। जो भी उन्हें एक बार देख लेता, वो अपनी पलकें झपकाना तक भूल जाता था। हालांकि राजकुमारी रतिप्रिया को बहुत कम ही लोगों ने देखा था, किंतु उनके सौंदर्य के चर्चे देवगढ़ का छोटे से छोटा बालक भी जानता था। राजमहल के एक गलियारे में एक अत्यंत ही सुंदर सी युवती मुस्कुराते हुए भाग रही थी और बीच बीच में पीछे मुड़कर देखकर खिलखिला रही थी। दूध सा गोरा बदन, कमर तक लहराते लंबे सुनहरे बाल, तीखी भूरी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे लाल और मुलायम होंठ और चांद सा चमकता बेदाग चेहरा। माथे पर मांगटीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में हार, हाथों में छुरियां, कमर में कमरबंद, पैरों में छम छम करती पायल, आसमानी रंग का लहंगा पहने वो कन्या किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की भांति लग रही थी। ये कन्या कोई और नहीं, राजकुमारी रतिप्रिया थी, जो अपने सौंदर्य के विषय में फैली हर एक बात को 100% सत्य प्रमाणित कर रही थी। राजकुमारी रतिप्रिया भागते हुए पीछे देखती हैं और खिलखिलाते हुए बोलती है, हमें पककर दिखाए मिताली, और वापस भागने लगती हैं। हर एक कदम के साथ पायलों की छम छम वातावरण में गूंज रही थी। मिताली, जो कि राजकुमारी रतिप्रिया की निजी सेविका और सखी भी थी, जो रतिप्रिया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। रतिप्रिया और मिताली दोनों भागते भागते बगीचे में पहुंच जाते हैं और मिताली रतिप्रिया को पकड़ लेती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, जिससे पुष्प झड़कर उन दोनों के ऊपर गिरने लगे, जिससे वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ीं। ये पूरा दृश्य बिल्कुल किसी मनोरम चित्र की भांति लग रहा था, जो बहुत ही अद्भुत प्रतीत हो रहा था। मिताली हंसते हुए बोलती है, राजकुमारी, आपको यूं इस तरह से नहीं भागना चाहिए। यदि आपको चोट लग जाती तो। रतिप्रिया बेफिक्री से जवाब देती है, कुछ नहीं होता मिताली, और यदि हम गिर भी जाते तब भी कोई बात नहीं थी। पिताश्री कहते हैं कि जो मनुष्य गिरकर खुद को संभाल लेता है, वो मनुष्य ही साहसी बन पाता है, क्योंकि स्वयं को हर परिस्थिति में संभालने के लिए गिरने का भी साहस होना चाहिए। रतिप्रिया की बातें सुनकर मिताली ने अपना सिर असहायता में हिला दिया, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि रतिप्रिया को कुछ भी समझने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो अंत में करेगी वही जो वो करना चाहेगी।
मिताली ने आगे विवाद नहीं किया और शांति से बोली, राजकुमारी, चलिए, अब आपको भोजन कक्ष के लिए प्रस्थान करना चाहिए। दोपहर के भोजन का समय हो रहा है, महाराज और महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रतिप्रिया ने सहमति में अपना सिर हिलाया और भोजन कक्ष की ओर चल दी। देवगढ़ में सबका ही जीवन प्रसन्नता से बीत रहा था, किंतु कहते हैं ना कि जब प्रसन्नता अधिक हो जाती है तो उन्हें कुदृष्टि लग ही जाती है। भैरवगढ़ साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसके सीमाएं अनंत तक विस्तृत थीं और उस पर राज करता था अजेय सम्राट युद्धजीत, जो आज तक कोई भी युद्ध नहीं पराजित हुआ था और अपने नाम को हर मायने में सार्थक करता था। युद्धजीत एक अत्यंत ही क्रूर और निर्दय शासक था। लोगों के ऊपर अत्याचार करना तो मानो जैसे उसकी रुचि थी। उसे विजय होने की इतनी अधिक लालसा थी कि वो समस्त संसार पर ही विजय प्राप्त कर लेना चाहता था और उसने ऐसा किया भी था। लगभग प्रत्येक राज्य उसके अधीन था और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उसके विरुद्ध जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति की प्रकृति होती है कि उसे जितना भी अधिक मिल जाए उसे कम ही लगता है, और युद्धजीत का भी यही हाल था। युद्धजीत को भी जीत की ऐसी ही लत लगी थी कि वो समस्त संसार पर राज करना चाहता था और प्रत्येक राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता था, और अब उसके निशाने पर था देवगढ़। युद्धजीत ने देवगढ़ के बारे में बहुत कुछ सुना था। देवगढ़ की सुंदरता, उसका व्यवसाय, उसकी राज्य व्यवस्था और सबसे अधिक उसकी राजकुमारी के चर्चे विश्व प्रसिद्ध थे, जो युद्धजीत ने भी सुन रखे थे, और युद्धजीत अब देवगढ़ को अपना बनाना चाहता था। राजमहल के राजदरबार में विशाल और भव्य से सिंहासन के ऊपर एक लगभग 24 वर्ष का एक अत्यंत ही आकर्षक सा युवक बैठा हुआ था। उसके हल्के भूरे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, गहरी काली आंखें जिसमें मात्र क्रूरता भरी हुई थी, गोरा बेदाग चेहरा, हल्की दाढ़ी, हल्के गुलाबी होंठ जो उसके चेहरे की विशेषताओं को निखार रहा था। उसने राजसी पोशाक पहनी थी जिसमें से उसका कसा हुआ और गठीला बदन झांक रहा था, जो उसे और भी अधिक आकर्षक बना रहा था। वो बड़े ही अहंकार के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ था और उस दरबार में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कठोर दृष्टि से देख रहा था। ये युवक कोई और नहीं अपितु भैरवगढ़ का सम्राट युद्धजीत था, जो इस समय आकर्षक के साथ साथ अत्यंत ही भयावह भी लग रहा था। सम्राट युद्धजीत अपने महामंत्री अरविंद को देखते हुए अपनी गहरी और भयावह वाणी में बोला, महामंत्री, हमें शीघ्र देवगढ़ पर अपना एकाधिपत्य चाहिए। आप देवगढ़ पर आक्रमण करने की तैयारी कीजिए। महामंत्री अरविंद शालीनता से अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, जी सम्राट, जैसी आपकी आज्ञा। देवगढ़ का सैन्य बल अधिक नहीं है। हमारी विशाल सेना के समक्ष वो अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे और जल्द ही देवगढ़ पर आपका एकाधिपत्य स्थापित हो जाएगा। महामंत्री की बात सुनते ही युद्धजीत के चेहरे पर एक अत्यंत ही क्रूर मुस्कान तैर गई और उसकी आभा अंधकार में हो गई, जो किसी को भी भयभीत होने पर विवश कर सकती थी। युद्धजीत अपनी आकर्षक वाणी में चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान लिए बोला, तो फिर ठीक है, हम कल ही देवगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे और देवगढ़ पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लेंगे। आप सेना को अच्छे से निर्देश दीजिए और उन्हें आक्रमण के लिए तैयार कीजिए। महामंत्री ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर सम्राट के सामने शालीनता से अपना सिर झुकाते हुए राजदरबार से बाहर सेनाध्यक्ष के पास सेना को तैयार करने के लिए चले गए। युद्धजीत ने सभा समाप्त की और अपने शयन कक्ष की ओर विश्राम करने चला गया। शयन कक्ष में प्रवेश करते ही युद्धजीत को अपनी मां और भैरवगढ़ की राजमाता प्रणाली उसकी ही प्रतीक्षा करते हुए नजर आई। युद्धजीत ने अपनी मां को प्रणाम किया तो राजमाता प्रणाली ने धीमे से अपना सिर हिला दिया और वो दोनों जाकर बिस्तर पर बैठ गए। युद्धजीत ने राजमाता प्रणाली की ओर देखते हुए पूछा, माता, आप यहाँ? कुछ कार्य था हमसे आपको। राजमाता प्रणाली ने 2 क्षण युद्धजीत को घूर कर देखा और फिर वो एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराने लगी, तो युद्धजीत भी एक कुटिल मुस्कान मुस्कुरा दिया। राजमाता प्रणाली ने उसी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य किया है आपने पुत्र।
हमें गर्व है तुम पर। बस इसी तरह शीघ्र तुम विश्व विजेता बन जाओ और सारे संसार पर राज करो। किसी पर भी कोई दया करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और जो कोई भी तुम्हारे मार्ग में आए, उसे मृत्यु के घाट उतारने से पूर्व एक बार भी मत सोचना। अपनी माँ की बातें सुनकर युद्धजीत के अधरों पर एक क्रूर मुस्कान छा गई और वो क्रूरता से बोला, जो भी हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में आएगा, वो दया का पात्र बिल्कुल भी नहीं होगा। और युद्धजीत कितना निर्दय है, ये तो सारा विश्व जानता है। अतिशीघ्र अब देवगढ़ भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा और धीरे धीरे हम विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। इतना कहने के पश्चात दोनों ही माता पुत्र एक दूसरे को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगे। वहीं दूसरी ओर आने वाले संकट से अनभिज्ञ देवगढ़ में सदैव की ही भांति अत्यंत ही प्रसन्नता से भरा हुआ वातावरण था। राजमहल के भोजन कक्ष में राजकुमारी रतिप्रिया अपने पिता महाराज शिवादित्य और मां महारानी अवंतिका के साथ बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए भोजन कर रही थी। रतिप्रिया ने अपनी मां को देखते हुए प्रसन्नता से पूछा, मां, शीघ्र ही राज्य में हाट लगेगी, क्या हम भी वहां जा सकते हैं? महारानी ने तुरंत असहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अब आप बच्ची नहीं हैं रति, आप एक राजकुमारी हैं और अब आपको अपने उत्तरदायित्वों को समझना होगा। कुछ ही समय में आपका विवाह भी एक योग्य वर की खोज करके कर दिया जाएगा, फिर अपने पति के राज्य जाकर आप ये बचपना नहीं कर पाएंगी। एक कन्या अपने पति के घर जाकर अपने माता पिता के दिए गए संस्कारों को दर्शाती है। यदि आपने वहां जाकर भी अपना ये बचपना जारी रखा, तो प्रश्न आपके माता पिता की परवरिश पर उठेंगे। क्या आप यही चाहती हैं? मात्र एक छोटे से प्रश्न पर अपनी मां का इतना लंबा व्याख्यान सुनकर तो रतिप्रिया का मुंह ही बन गया। रतिप्रिया ने प्यारा सा चेहरा बनाया और अपनी मीठी सी वाणी में बोली, अभी हमारी विवाह की आयु कहाँ हुई है। हम इतनी शीघ्र आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं माँ। पिताश्री, आप तो जानते हैं ना कि हमें आपके बिना रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। महाराज ने प्यार से रतिप्रिया को देखा और स्नेह भरी वाणी में बोले, किंतु हमारी प्यारी राजकुमारी, विवाह तो एक ना एक दिन हर किसी को करना ही पड़ता है, तो फिर आपको भी तो करना पड़ेगा, है ना? अपने पिताश्री की बात सुनकर रतिप्रिया बड़े ही ध्यान से कुछ सोचने लगी और फिर सहसा ही चहकते हुए बोली, तो फिर ना पिताश्री, आप एक कार्य करिएगा। आप हमारे लिए एक ऐसा वर ढूंढिएगा जो आपके और हमारे साथ यहीं रहेगा। फिर तो हमें भी आपसे दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना पिताश्री? अपनी बच्ची की इतनी निश्चलता से भरी बातें सुनकर महाराज शिवादित्य और महारानी अवंतिका दोनों के ही चेहरों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। ऐसे ही परिहास भरी बातें करते हुए और आपस में हंसी ठिठोली करते हुए तीनों ने एक साथ एक हर्षित परिवार की भांति अपना भोजन समाप्त किया और महाराज और महारानी अपने अपने कार्य करने चले गए और रतिप्रिया अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चली गई। भोजन कक्ष से निकलकर महाराज शिवादित्य सीधा राजदरबार गए, जहां पर इस वक्त कुछ चयनित और विशेष लोग ही थे, जैसे कोई गुप्त बात होने वाली हो। महाराज आदेश देते हुए बोले, बुलाइए उन्हें। महाराज के आदेश देते ही एक संदेशवाहक अंदर आया और सिर झुकाकर कुछ ऐसा बोला, जिससे महाराज शिवादित्य के साथ साथ वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं, जो ये स्पष्ट दर्शा रहा था कि उस संदेशवाहक ने जो कुछ भी कहा था, वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा क्या कहा था उस संदेशवाहक ने, जिससे सबके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई? युद्धजीत के खतरनाक इरादों के बीच अब कैसा होगा देवगढ़ और रतिप्रिया का भविष्य? आखिर क्या लिखा है रतिप्रिया और युद्धजीत के जीवन के पन्नों में? क्या युद्धजीत के खतरनाक इरादों से अनजान रतिप्रिया बचा पाएगी स्वयं को, अपने माता पिता को और देवगढ़ को? पार्ट 2। देवगढ़ के राजदरबार में बैठे महाराज शिवादित्य और उनके कुछ विशेष मंत्रीगण किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें नजर आ रही थीं। देवगढ़ के महामंत्री धीरेन चिंता के साथ बोले, महाराज, यदि इस बात में 1% भी सत्यता हुई तो अनर्थ हो जाएगा। एक और मंत्री
नकुल भी चिंता के साथ बोले, जी महाराज, यदि सम्राट युद्धजीत ने सच में हमारे देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया, तो हमारा सैन्य बल इतना अधिक नहीं है कि हम उनका सही से सामना भी कर पाएं। और तो और सारा विश्व जानता है कि सम्राट युद्धजीत ने आज तक किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा है। वो जिस राज्य पर हाथ रख दें, वो राज्य ही उनका हो जाता है। एक दूसरे मंत्री शुभ ने भी चिंता के साथ कहा, महाराज, सम्राट युद्धजीत कितने क्रूर और निर्दय हैं, ये तो सर्वज्ञ है। यदि उन्होंने सच में देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया, तो देवगढ़ की शांति भंग हो जाएगी और हमारा देवगढ़ नष्ट हो जाएगा। वहीं सिंहासन पर बैठे महाराज शिवादित्य जैसे जैसे अपने मंत्रीगणों की बातें सुन रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बती ही जा रही थीं। महाराज शिवादित्य अपने साथ साथ अपने मंत्रियों को सांत्वना देते हुए बोले, आप सभी इतनी चिंता मत करिए। ये समाचार सत्य भी है या नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि उस संदेशवाहक को कोई भ्रम हुआ हो या फिर उसे कोई अनुचित समाचार मिला हो। ये भी तो हो सकता है ना कि सम्राट युद्धजीत हमारे ऊपर आक्रमण करने ही ना वाले हों। वैसे भी हमारा देवगढ़ तो इतना छोटा सा राज्य है। महाराज शिवादित्य की बात सुनकर महामंत्री धीरेन अपना सिर नामे हिलाते हुए बोले, नहीं महाराज, ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे संदेशवाहक जो भी संदेश लाते हैं, वो 100% सत्य ही होता है। फिर भी हम ईश्वर से बस ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इस बार ये सब असत्य हो और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। वहां उपस्थित सेनापति मयंक भी महामंत्री की बात सुनकर बोले, हम प्रार्थना करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, किंतु फिर भी हमें सेना को तैयार कर लेना चाहिए। हालांकि हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सम्राट युद्धजीत की सेना के सामने हम बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं, किंतु हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा है कि हम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें। महाराज शिवादित्य ने उदासी और बेमन से अपना सिर हिलाया और वो आदेश देते हुए बोले, ठीक है, आप सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लीजिए। यदि युद्ध होता भी है, तो हम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। सेनापति मयंक और महामंत्री धीरेन ने अपना सिर सहमति में हिलाया और फिर राजसभा से बाहर चले गए। इसके पश्चात महाराज शिवादित्य ने भी राजसभा बर्खास्त कर दी और सिंहासन से उठकर अपने शयन कक्ष की ओर चले गए। वहीं राजकुमारी रतिप्रिया आने वाले संकटों से पूर्णतया अनजान अपने कक्ष में बैठकर बड़ी ही एकाग्रता से एक मनोरम सा चित्र बना रही थी। रतिप्रिया इस वक्त एकाग्रता से चित्रकारी करते हुए अत्यंत आकर्षक लग रही थी। चित्रकारी करते हुए रतिप्रिया स्वयं ही एक सुंदर सी चित्रकारी लग रही थी। अपने कोमल और सुंदर हाथों में मोरपंख थामे हुए अपनी आदर्श परिवार की तस्वीर को एक पृष्ठ पर उतार रही थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हो गया, रतिप्रिया चहकते हुए अपनी बनाई हुई चित्रकारी को देखते हुए कहती है। वो प्रसन्नता से चहकते हुए बोली, ईश्वर करे कि जीवन भर हमारा परिवार एक साथ इतनी ही प्रसन्नता से रहे और हम सभी संपूर्ण जीवन इसी चित्रकारी की भांति ही एक साथ रहें। अपने जीवन में आने वाले प्रलय से पूर्णतया अनजान मासूम सी रतिप्रिया ईश्वर से अपने सुंदर और कुशल भविष्य की कामना कर रही थी, किंतु उसे क्या पता था कि ईश्वर ने उसका भाग्य पहले ही लिख दिया है और नियति को परिवर्तित करना तो स्वयं ईश्वर के हाथों में भी नहीं होता है। दूसरी ओर भैरवगढ़ में युद्धजीत अपनी सेना को संबोधित कर रहा था और उन्हें देवगढ़ पर आक्रमण करने के लिए निर्देश दे रहा था। युद्धजीत अपनी प्रभावशाली वाणी में अपनी सेना को संबोधित करते हुए बोला, हम किसी भी स्थिति में देवगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। कल सूर्य की पहली किरण के साथ हम देवगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे और उस पर भी विजय प्राप्त करके उसे भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेंगे। युद्धजीत की बातें सुनते ही संपूर्ण सेना में उत्साह की एक तरंग दौड़ जाती है और सभी सैनिक एक सुर में बोलते हैं, जी महाराज, हम अवश्य ही विजय होंगे। और फिर वहां पर सम्राट युद्धजीत की जय के नारे लगने लगते हैं, जिससे युद्धजीत के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान तैर जाती है।
इसके पश्चात युद्धजीत अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चला गया और सारे सैनिक युद्ध प्रशिक्षण करने लगे। अगले दिवस बिल्कुल युद्धजीत के कहे अनुसार ही सूर्य की पहली किरण के साथ ही युद्धजीत ने सारे सैनिकों के साथ देवगढ़ के लिए कूच कर दी। हालांकि युद्धजीत चाहता तो उसे स्वयं इस युद्ध के लिए जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। इस युद्ध के लिए तो मात्र उसके सैनिक ही पर्याप्त थे, किंतु युद्धजीत ने देवगढ़ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए युद्धजीत स्वयं ही इस युद्ध का नेतृत्व करना चाहता था। युद्धजीत भी देवगढ़ की उस अप्रतिम सौंदर्य की पराकाष्ठा राजकुमारी को देखना चाहता था, जिसके चर्चे विश्व प्रसिद्ध थे, और ये एक विशेष कारण था जिसकी वजह से युद्धजीत स्वयं ही देवगढ़ जा रहा था। वहीं युद्धजीत के देवगढ़ पर आक्रमण करने के लिए कूच करने की बात गुप्तचरों द्वारा देवगढ़ भी पहुंच गई थी और वहां तनाव का माहौल फैला हुआ था। महाराज शिवादित्य के चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी और महारानी अवंतिका, जो उनके साथ ही खड़ी हुई थी, उन्हें ढांढस बंधाते हुए बोली, महाराज, आप इतने व्यथित ना होइए, ईश्वर सब कुशल मंगल करेंगे। हम अपनी नियति से कभी भी भाग नहीं सकते हैं, और यदि हमारी नियति में ये युद्ध करना लिखा है, तो हमें ये युद्ध अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ लड़ना चाहिए। महारानी अवंतिका की बातें बहुत प्रभावशाली थीं, किंतु महाराज शिवादित्य को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। महाराज शिवादित्य उसी चिंता के साथ बोले, हमें चिंता हमारी नहीं है अवंतिका, हमें चिंता है हमारी उस प्रजा की, जिसे हमने और हमारे पूर्वजों ने अत्यंत ही प्रेम से, बिल्कुल किसी कोमल से पुष्प की तरह सींचा है। हमें चिंता है हमारी पुष्प सी कोमल पुत्री, हमारी प्रेम से पलकों पर बैठकर पली बढ़ी, हमारी मासूम सी राजकुमारी, हमारी प्यारी सी बच्ची रति की। महाराज शिवादित्य ने एक गहरी सांस ली और उदासी भरे स्वर में आगे बोले, हमारी रति बहुत ही मासूम है अवंतिका, वो संसार के विषय में नहीं जानती है। ये संसार कितना विभत्स है, वो इन सब से अज्ञात है। वो महलों की इन चार दीवारी में बड़े ही प्रेम से पली बढ़ी है, और यदि हम ये युद्ध हार जाते हैं, जो कि होना तय है, तो अनर्थ हो जाएगा। सम्राट युद्धजीत कितने क्रूर और निर्दय हैं, ये तो सारा विश्व जानता है, और अगर सम्राट युद्धजीत ने हमारी रति के साथ कुछ कर दिया तो युद्ध हारने के बाद पराजित हुए राज्य की स्त्रियों और राजकन्याओं का क्या हाल होता है, ये तो आप जानती ही हैं ना। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि हम व्यथित ना हों। महाराज शिवादित्य की बात सुनकर महारानी अवंतिका के चेहरे पर भी एक पल के लिए चिंता छा गई, लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर महाराज को समझाते हुए बोली, महाराज, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं। जिसके भाग्य में जो भी लिखा, वो कहीं ना कहीं से उसके पास आ ही जाएगा। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक ना किसी को आज तक कुछ मिला है, और ना ही मिलेगा। हमारी रति के भाग्य में जो भी लिखा होगा, वो उसे मिल ही जाएगा। हम उसका भाग्य परिवर्तित नहीं सकते हैं, हम बस ईश्वर से उसके मंगलमय भविष्य की कामना मात्र कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारी पुत्री को जीवन की समस्त प्रसन्नताएं मिलें। महाराज शिवादित्य भी सहमति में अपना सिर हिला देते हैं और आशा भरी वाणी में बोलते हैं, हम भी आशा करते हैं अवंतिका, आप जो भी बोल रही हैं, वो सत्य हो जाए और हमारी पुत्री का भविष्य मंगलमय हो। महारानी अवंतिका ने महाराज शिवादित्य को एक आश्वस्त मुस्कान दी, तो प्रतिक्रिया में महाराज शिवादित्य भी हल्का सा मुस्कुरा दिए और वहां से सीधा अपनी सेना के पास उन्हें निर्देश देने चले गए। महाराज शिवादित्य के कक्ष से निकलते ही महारानी अवंतिका के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो सहसा ही विलुप्त हो गई और उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट नजर आने लगी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोली, हे ईश्वर, इन्हें तो हमने समझा दिया, किंतु हमारा माँ का हृदय शांत नहीं हो रहा। ये एक महारानी की नहीं, एक माँ की प्रार्थना है आपसे, हमारी पुत्री को सुरक्षित रखिएगा। क्या महाराज शिवादित्य और महारानी अवंतिका की प्रार्थनाएं हो पाएंगी सफल? आखिर क्या लिखा है रतिप्रिया के भाग्य में? कैसा होगा देवगढ़ और रतिप्रिया का भविष्य? आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट।
अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।